हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने 66 बीपीएससी के साले प्रीलिम्स के पॉलिटी के सवाल देखे थे। इस क्लास में हम लोग 67 बीपीएससी और 67 बीपीएससी री एग्ज़ाम के सवाल देखेंगे पॉलिटी के। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हुआ था, उसका पर्पस क्या था? तो टू रिमूव बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स, टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स, टू चेक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बाय द फॉरेनर्स, to grant citizenship to the persecuted minority groups of पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप ये याद रखिएगा, कंट्री का नाम याद रखिएगा, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। और किस किस कम्युनिटी के लिए ग्रांट किया गया था सिटीजनशिप, वो भी याद रखिएगा। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, टोटल 6 कम्युनिटी है। कट ऑफ डेट क्या रखा गया था? कट ऑफ डेट उस समय रखा गया था 31 दिसंबर 2014 रखा गया था। और अक्टूबर 2025 को क्या हुआ है, आप ये भी ध्यान देंगे, होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है कि ये कट ऑफ डेट जो है वो चेंज हो गया है, इट हैज़ बीन चेंज्ड। और जो नया कट ऑफ डेट है वो हो गया है 31 दिसंबर 2024। तो 10 साल आगे बढ़ा दिया गया इसको, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक जो भी सिटीजन्स इस कम्युनिटी के आए होंगे उनको सिटीजनशिप ग्रांट कर दी जाएगी। द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट रेफर्स टू दी। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो पता ही होगा सबको, काफ़ी फेमस है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुआ है उसके लिए है। तो आंसर हो जाएगा इसका बॉम्बे। और इसको किस ग्रुप ने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। और एक जो नया क्वेश्चन आ रहा है वो दिमाग में जो है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसको म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो किस कंट्री के मदद से बनाया जा रहा है? तो आंसर है इसका फ्रांस। फ्रांस की मदद से हम ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन टेरिटरी फॉर्म्ड आफ्टर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेचर ऑफ इट्स ओन। तो किस यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है आफ्टर द डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं है, इसलिए इन लोगों को फील होता है कि इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये लोग डिमांड क्या किए हैं, लोकसभा के सीट बढ़ाने के लिए और अपना एक लेजिस्लेचर का भी डिमांड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वीन्ड? तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल को 1913 में कन्वीन किया गया था। उसका फर्स्ट सिटिंग होता है 28 जनवरी 1913 को एट बागकेपुर पटना कॉलेज। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1912 में, आफ्टर द सेपरेशन फ्रॉम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सबको पता है 38 सीट रिजर्व है एससी के लिए। और एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व है? 2 है। नाम क्या है उनका? मनिहारी और कटोरिया। ये 2 सीट एसटी समुदाय के लिए रिजर्व्ड है। टोटल सीट कितना है बिहार में? 243। तो अनरिजर्व सीट कितना हो जाएगा? 243 माइनस 38 माइनस 2 जो एसटी के लिए रिजर्व्ड है, तो 203 बच गया। अनरिजर्व सीट हो जाएगा 203। ये भी याद रखिएगा, आप लोग, कभी पूछा जा सकता है अनरिजर्व सीट कितना है। इन विच ईयर वॉज 50% रिजर्वेशन टू वुमेन इन द पंचायत बॉडी प्रोवाइडेड इन बिहार? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको याद होगा बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 से 50% रिजर्वेशन महिलाओं को एक्सटेंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या देखिएगा, नॉट पूछा है। तो 11th शेड्यूल में पहले होता क्या है? 11th शेड्यूल में पंचायत को जो एक्सटेंड किया गया है 29 फंक्शंस, पंचायत को जो एक्सटेंड किया गया है उसका जिक्र है उसमें, पंचायत। तो 11th शेड्यूल, ये देखिए यहाँ पे 11th शेड्यूल। और पंचायती राज एक्ट कब पास हुआ था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में। पंचायत को कितना सब्जेक्ट्स एक्सटेंड किया गया था? तो 29 सब्जेक्ट्स को एक्सटेंड किया गया था। ऑब्वियसली पार्ट 9 का पार्ट है। 243G में दिया गया है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पंचायत का क्या क्या रहेगा। 243G ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 40 से पंचायत का जेनेसिस हुआ था। आर्टिकल 40 बात करता है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन
ऑफ विलेज पंचायत। गांधीयन डीपीएसपी का पार्ट है ये। 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसको कहा जाता है ऑरिजिन ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये लाया गया था बाय राजीव गांधी, लेकिन ये लोकसभा में तो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, तो ये बिल लैप्स कर गया था। दोबारा नरसिम्हा राव की सरकार में इस बिल को पास किया गया। हाउ मेनी डिमांड फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन द परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, बिकॉज सारी मिनिस्ट्री जो है, मोस्टली जितना मिनिस्ट्री होता है उतना डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए रिक्वेस्ट किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े मिनिस्ट्री है, फाइनेंस जैसे डिफेंस हो गया, बड़े बड़े मिनिस्ट्री एक से ज़्यादा भी डिमांड फॉर ग्रांट्स कर सकती है। तो इसका कोई फिक्स्ड ऐसा कोई नंबर नहीं है, हर साल वैरी कर सकता है। ये हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कभी 2 डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए रिक्वेस्ट किया हो, कभी 3 के लिए रिक्वेस्ट किया हो, ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं होता है, इसलिए इसका नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट चोजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ? तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन और नॉमिनेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, नॉट पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉम्पोजिशन क्या होता है ये देख लेते हैं। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, लोकल बॉडी का बात कर रहे हैं। 1/3 होते हैं इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/6 जो होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, नॉमिनेट कितने किया जाता है, तो नॉमिनेटेड 1/6 है बाय द गवर्नर। उसके बाद जो 1/6 और बचता है उसको 2 बार में डिवाइड कर देते हैं, और 1/12 इलेक्ट होते हैं ग्रेजुएट से और अनदर 1/12 होते हैं बाय द टीचर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। कितना परसेंट इलेक्ट होता है, कितना परसेंट नॉमिनेट होता है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट सिस्टम इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेट्स टू, तो स्प्लिट सिस्टम का अगर बात किया जाए, स्प्लिट सिस्टम बेली पॉलिसी फॉर्मुलेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज होता है। Which of the following is a parliamentary committee relating to the delegation of powers to make rules and regulations to the executive? तो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जो डेलीगेट करती है पावर्स को एग्जीक्यूटिव को टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस? इसको मेनली हम लोग बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इस फिनोमिना को बोला जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी कमिटी है जो ये करती है, तो कमिटी का नाम है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, आर्टिकल 300, तो इसका आंसर है सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स से डील करता है। आर्टिकल 300 ए डील करता है प्रॉपर्टी से। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है नंबर 76। जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन, जुडिशियल प्रोसेस की बात हो रही है, तो उसका बेसिस क्या है जुडिशियल प्रोसेस का? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या वो ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ है, क्या वो कन्वेंशन है, क्या वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है? सारे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। आर्टिकल 21 प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ चेक करता है कि जो लॉ है और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, तो प्रोसीजर फॉलो किया कि नहीं, मेनली प्रोसीजर फोकस्ड है ये, प्रोसीजर जो है वो फॉलो हुआ है कि नहीं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कैसे डिफरेंस है, तो वहाँ पे जो चेक होता है वो जो लॉ है वो लॉ खुद फेयर है या नहीं है वो चेक होता है। लॉ खुद भी फेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई अनफेयर लॉ बन गया है और उसके बाद पर्सन को डिटेन किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये चेक किया जाता है कि जो लॉ है वो खुद फेयर है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लोकायुक्ता वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, सबसे पहले इसको महाराष्ट्र में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन? ये तो अब रेलिवेंट नहीं है। मेंबर्स कौन से हैं नीति आयोग में? मनोज पांडा है, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्या कांति घोष, ये 3 फुल टाइम मेंबर्स हैं। पार्ट टाइम मेंबर रविशंकर है और चेयरमैन है अरविंद पानागरिया। 16 फाइनेंस कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम के लिए।
हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उस समय ये आया था, मुझे नहीं लगता कि सवाल दोबारा आएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो भी काम था वो अब नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल करता है, तो नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आंसर इज द चेयरमैन टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कॉम्पोजिशन क्या था अर्लियर, जो चेयरमैन था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का वो प्राइम मिनिस्टर था। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इफ़ एनी, मतलब अगर कोई डेप्यूटी चीफ प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी इनका पार्ट होगा। सेंट्रल मिनिस्टर्स जो फाइनेंस के हैं, रेलवे के हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ये सब इनके मेंबर्स थे। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स भी इनके मेंबर थे, और मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन इनके मेंबर्स थे। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये तो गलत हो गया क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 280 में दिया गया है, ये बात सही है। रिकमेंडेशंस आर एडवाइजरी इन नेचर, टोटली ट्रू। रिकमेंडेशंस जो है वो एडवाइजरी है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज सेटअप इन 1950, ये गलत हो जाता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में सेटअप हुआ था, जिसके चेयरमैन रहे थे केसी नियोगी। तो आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द 16th फाइनेंस कमीशन, हाउ मच शेयर विल बिहार रिसीव इन द डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्स फ्रॉम 2026 to 31। ये 15th फाइनेंस कमीशन का आया था, ये अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। इसी के बेसिस पर मैंने ये सवाल बनाया है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.08%। ये आंकड़ा आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इसमें पूछ रहा है हाउ आउट ऑफ द शेयर ऑफ डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल याद रखिएगा, डिविजिबल पूल आएगा तो ही आप ये लगाइएगा 4.08%। उसके बाद ये देखिए क्राइटेरिया क्या क्या है 16th फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन का। तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है इनकम डिस्टेंस को, जिसका वेटेज है 42.5%। उसके बाद वेटेज दिया गया है पॉपुलेशन को, जिसका वेट ऑब्वियसली बढ़ा है, इसका घटा है, और वेट पॉपुलेशन का बढ़ाकर 17.5 किया गया है। बाकी 4 और है जिसका वेट है 10%, विच इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, एरिया एंड फॉरेस्ट। इसको आप ऐसे याद रखते हैं सी डैफ से। सी डैफ का 10% है सबका। सी से हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, डी से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ए से एरिया, एफ से फॉरेस्ट। सबका 10-10% है। ये दोनों तो याद ही रहेगा, इनकम डिस्टेंस और पॉपुलेशन। एक और चीज़ याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी है वो न्यूली ऐड हुआ है, और टैक्स एंड फिस्कल अफेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया है और कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी को ले आया गया है। अब देखते हैं पॉलिटी के 67 बीपीएससी का री एग्जाम का सवाल। Who was allotted the portfolio of the Labour Department in the interim government cabinet of 1946? तो लेबर डिपार्टमेंट सबको पता है जगजीवन जी को मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। कैबिनेट मिशन जो आया था उसके बाद हमारा इंटरिम गवर्नमेंट बनता है, इंटरिम गवर्नमेंट। राजेंद्र प्रसाद को क्या पोर्टफोलियो दिया गया था, तो उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट दिया गया था आपको, फूड एंड एग्री डिपार्टमेंट। कैबिनेट मिशन जो आता है उसमें 3 लोग थे, A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफर्ड क्रिप्स। ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। चलिए फर्स्ट सेशन कैबिनेट मिशन का कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन, तो ये हुआ था दिसंबर। राजेंद्र प्रसाद जो इलेक्ट होते हैं चेयरमैन, वो होते हैं 11 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन होता है और 11 दिसंबर को वो इलेक्ट होते हैं, फर्स्ट सेशन। Who among the following was not a member of the cabinet mission sent to India? बहुत ही ईजी है, अभी बताया मैंने। क्या पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे, तो आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड, क्योंकि वो नहीं थे। ये पुराना क्वेश्चन है, इररिलेवेंट नाउ। अभी आप बताइए कि अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाईकोर्ट कौन है, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार कौन है। तो बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा सम्राट चौधरी, सैयद अता हसनैन। चीफ जस्टिस ऑफ बिहार हाईकोर्ट मीनाक्षी मदन राय थी, वो रिटायर कर गई हैं। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट कौन है, तो वो है जस्टिस सुधीर सिंह। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ बिहार विनोद गुंजियाल। Who was the candidate of the UPA in the 15th presidential election in India? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे यशवंत सिन्हा। इसी के बेसिस पे आप ये बताइए कि वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन कौन थे।
तो एनडीए ब्लॉक ने खड़ा किया था सीपी राधाकृष्णन, जो इवेंचुअली वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया ब्लॉक से थे बी सुदर्शन रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के हैं। सीपी राधाकृष्णन याद रखिएगा तमिलनाडु से हिल करते हैं, तमिलनाडु। बी सुदर्शन रेड्डी वॉज फ्रॉम आंध्रा। कितने वोट से इन्होंने जीता था? सीपी राधाकृष्णन वॉन बाई मार्जिन ऑफ 152 वोट। सीपी राधाकृष्णन को मिला था 452 वोट एंड इंडिया ब्लॉक को मिला था 300 वोट। एलिजिबल कौन कौन थे? एलिजिबल कौन कौन होते? इलेक्टोरल कॉलेज, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होते हैं एमपीज, बोथ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। तो लोकसभा में कितने एमपी है? 543, राज्यसभा में 245। टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में कितने एमपी हो गए? 788 एमपीज। Who was the first Indian governor of Bihar? Very easy. Lord S.P. Sinha. कब बनते? 1920. To review the financial position of the panchayat, the state government constitutes every 5 year a. तो फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है एक फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या होगा? 243I फॉर पंचायत, 243Y फॉर 243Y अर्बन बॉडी। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स? 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अभी हमने बात किया था, इट कंसिस्ट ऑफ 788 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। द इंडियन प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन हाउ मेनी टाइम्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने भी बार री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है प्रेसिडेंट। ये मेंशन कहा गया है आर्टिकल 57 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन लोकसभा? लोकसभा में कितने सेशन होते हैं? तो लोकसभा में जनरली 3 सेशन होते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कितना सेशन लेना है? मेंशन नहीं है, ये है एक कन्वेंशन है कि जनरली 3 सेशन होगा। नेमली क्या क्या? बजट सेशन, मानसून सेशन जो अभी चल रहा है, थर्ड है विंटर सेशन। 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? आंसर है नहीं, ये एक कन्वेंशन है जो फॉलो किया जाता है। और एक सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि 2 सेशन के बीच मैक्सिमम गैप जो है वो 6 मंथ रहेगा। एक सेशन अभी हुआ, उसके बाद दूसरे सेशन से मैक्सिमम गैप कितना रह सकता है? 6 मंथ। ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो उसका आंसर है आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में मेंशन किया गया है कि मैक्सिमम गैप 6 मंथ रह सकता है। Who was the chairman of the first law commission in independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया में जो फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है उसका चेयरमैन थे MC सेतलवाद। इस्टेब्लिश होता है फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में फॉर 3 years। लॉ कमीशन का ओरिजिन का अगर बात किया जाए तो वो चार्टर एक्ट 1833 जाता है, जहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड मकॉले। चार्टर एक्ट 1833 भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। If one nation, one election is to be realized in India, which article of the Indian Constitution will require an amendment? देखिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये बात करता है प्रेसिडेंट्स रूल की। आंसर इसका है बी और सी, इसलिए इसका आंसर एक्चुअली में क्या होगा? वो होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। आर्टिकल 246 की बात करता है, आइए इसका भी बात करते हैं। ये बात करता है डिवीजन ऑफ पावर, जो 7th शेड्यूल में मेंशन है ना, 7th शेड्यूल, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्चुअली आर्टिकल 246 में लिखा गया है कि जो ये लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स डिवाइड होते हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। विच स्टेट डज नॉट हैव अ पंचायत सिस्टम? पंचायत सिस्टम किस स्टेट में नहीं है? तो इसका आंसर होगा, केरला में तो ऑब्वियसली है, इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। इन तीनों स्टेट में पंचायत सिस्टम नहीं है, उनका अपना ट्राइबल सिस्टम होता है जिसके बेसिस पे वो गवर्न किए जाते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, मोर देन वन ऑफ द अबव। द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोक सभा इज डन बाय द डिलिमिटेशन कमीशन। दिस डिलिमिटेशन हैज बीन फ्रीज टिल विच ईयर? ऑब्वियसली 2001 में इसको फ्रीज किया गया था 25 सालों के लिए, तो 2026 तक इसको फ्रीज किया गया है। आंसर हो जाएगा 2026। किस एक्ट से फ्रीज किया गया था? तो 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्टेट का सीट एलोकेशन, हाँ, स्टेट का जो लोकसभा के जो चुनाव में स्टेट का जो सीट एलोकेशन होता है, जैसे बिहार में है 40, तो
किस ईयर के बेसिस पे है, किस सेंसस के बेसिस पे है, तो आंसर हो जाएगा 1971 सेंसस। The Supreme Court is a civil court, federal court, protector of human rights, final interpreter of the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट का डिफाइनिंग फीचर पूछा जा रहा है। डिफाइनिंग फीचर क्या है सुप्रीम कोर्ट का? तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक सिविल कोर्ट है? ऑब्वियसली है, लेकिन क्या ये इसका डिफाइनिंग फीचर है? नहीं है, क्योंकि बाकी कोर्ट भी सिविल कोर्ट होते हैं। फेडरल कोर्ट है, ऑब्वियसली है, लेकिन हाई कोर्ट भी एक फेडरल कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ। प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑब्वियसली ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन और भी कोर्ट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी एस्टैब्लिश है जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये नहीं होगा। आंसर इसका फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल बॉडी है जो इंटरप्रेट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। और इसी के साथ खत्म होता है हमारे 67 पीपीएससी की पॉलिटी के सारे सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे 68 पीपीएससी के पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।